Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध का नष्ट समीकरण। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सेल विभव के बारे में, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के बारे में और गिब्ज मुक्त ऊर्जा, सेल की गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या है, साथ ही सेल अभिक्रिया की फेजिबिलिटी यानी कि संभाव्यता, कब सेल अभिक्रिया संभव होगी कब नहीं होगी। तो आज हमें नष्ट समीकरण के प्रारूप भी जानने हैं। तो इसे आज की क्लास बहुत ही शानदार है, इसको अंत तक अवश्य देखें और पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं और पिछला वीडियो देखें, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी आज की ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, साथ ही शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन हर वीडियो का पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। साथ ही कमेंट लिख के आप ज़रूर बताएं, जिससे कि क्या होगा भाई, हमारा भी मोटिवेशन हमको मिलेगा, आपसे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि चलिए जो हम आपको ये आपके लिए कर रहे हैं जो परिश्रम वो हमारा सार्थक हो रहा है। तो देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो क्लास या बुरी, जैसे भी आपको लगे अपना अनुभव साझा ज़रूर करें। तो अब हम समय बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो समझ लेते हैं हम सेल के लिए ईएमएफ है। जी हाँ, बिल्कुल बड़े ही आसानी से आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्वेशन निकाल सकते हो, वो भी एक गैल्वेनिक सेल में, किसी भी सेल में। तो देखिए, सेल के ईएमएफ के लिए व्यंजक, ईएमएफ के लिए व्यंजक, सेल का ईएमएफ के लिए व्यंजक निकालना है आपको। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। रासायनिक सेल जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है भैया गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल, या उसी को आप कहते हैं वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल को आप विद्युत ऊर्जा देते हैं और उसमें विद्युत अपघटन की घटना होती है, और गैल्वेनी या वोल्टीय सेल से आप विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सेल आपके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने वाले होते हैं, चाहे वो शुष्क सेल हो, चाहे वो संचायक बैटरियां हो, आप जिनसे भी विद्युत प्राप्त करते हैं वो गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल के अंतर्गत आते हैं। और जब सेल कार्य करता है, यानी कि आप सेल से जब विद्युत प्राप्त करते हो तो उस समय सेल कार्य करता है, विद्युत कार्य करता है, और उस विद्युत कार्य के समय सेल के अंदर एक अभिक्रिया होती है जिसे सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक गैल्वेनी सेल मान लेते हैं और उसके अंदर हो रही एक सेल रिएक्शन को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैल्वेनी सेल और उसमें हो रही सेल अभिक्रिया को मान लेते हैं। तो भैया माना किसी गैल्वेनी सेल में निम्न
निम्न सेल अभिक्रिया होती है। निम्न सेल अभिक्रिया होती है। एक हम सेल अभिक्रिया मान लेते हैं। निम्न सेल अभिक्रिया होती है जिसमें n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी परिपथ में स्थानांतरित हुआ करते हैं। जब आप सेल को सर्किटेड करते हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और निम्न क्रिया होती है, यानी कि A इंटू ए और B इंटू बी इक्वल टू C इंटू सी प्लस D इंटू डी। ये आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय क्रिया है। तो अनुत्क्रमणीय क्रिया के लिए आप अभिक्रिया भागफल निकाल सकते हो। अभिक्रिया भागफल निकाल सकते हो बेटा जी। अभिक्रिया भागफल Q बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। और जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं ये उन सांद्रता पदों पर घातों के रूप में आ जाते हैं, पावर के रूप में आ जाते हैं। तो उस सूत्र को आप अभिक्रिया भागफल कहते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C पावर आ जाएगा C, कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन A पावर A और कंसंट्रेशन B पावर B। इस तरह से आप जो अभिक्रिया भागफल का सूत्र लिख सकते हो। अब सेल है, सेल में सेल अभिक्रिया हो रही है तो सेल के विभव को आप शेल विभव कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, उसे ई सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप नष्ट इक्वेशन यूज कर दीजिए, नष्ट समीकरण या नरनष्ट समीकरण। तो इसको आप यूज करेंगे तो भैया इसकी जनरल फॉर्म यूज कर दीजिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। सेल क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि पूरी सेल अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लगा रहे हो। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 Q यहाँ पर अभिक्रिया, ये जनरल फॉर्म है भैया, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है ये नष्ट समीकरण की। F यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, N यहाँ पर मोल है इलेक्ट्रॉन्स के, R कांस्टेंट है गैस स्थिरांक, T परमताप है और Q अभिक्रिया भागफल है। ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल विभव, और ई नॉट सेल है सेल का मानक विभव, मानक सेल विभव, ई नॉट सेल। अब आप Q की वैल्यू रख दीजिए भाई, तो जब आपका ये आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 Q के स्थान पर रख दीजिए कंसंट्रेशन C पावर C, कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन A पावर A और कंसंट्रेशन B पावर B। से लिख देंगे आप। अब 25 डिग्री C पर T बराबर 25 डिग्री C, 25 डिग्री C ताप कह दीजिए, या फिर 273.15 केल्विन, सॉरी 298, 25 प्लस 273 298.15 केल्विन। तो इस केल्विन ताप पर R का मान रख देते हैं आप, इस T का मान रख देते हैं, कैपिटल T का मान, फैराडे कांस्टेंट का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म आ जाती है ई सेल बराबर आ जाता है बेटा जी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N और log 10 Q की जगह कंसंट्रेशन C पावर C, कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन A पावर A और कंसंट्रेशन B पावर B। इस तरह से ये आपकी 25 डिग्री C पर ये फॉर्म आ जाती है। ये जब आपका टेम्परेचर ना दिया हो क्वेश्चन में, तब आप यही फॉर्म लगाते हैं 25 डिग्री
सामान्य ताप आप मान के ये संबंध लगाते हैं। तो इस तरह से किसी भी गैल्वेनिक सेल में कोई भी सेल अभिक्रिया हो रही हो तो उसका अभिक्रिया भागफल निकाल के आप नष्ट समीकरण द्वारा सेल के ईएमएफ के लिए व्यंजक लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सेल इस तरह से दिया है Zn टू Zn डबल पॉजिटिव, फिर इस तरह से समांतर रेखाएं Cu डबल पॉजिटिव टू Cu ऐसा लिखा होता है। यहाँ पर एक्वस लिखा होता है, यहाँ पर एक्वस, और ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है। इस तरह से यहाँ पर इनकी सांद्रताएं भी लिख के दे देता है। तो ये आपका सेल डायग्राम होता है। एक एनोड को दर्शाता है, एक आपका इस साइड एनोड इस साइड कैथोड लिखा होता है, और ये जो समांतर रेखाएं हैं ये लवण ब्रिज को प्रेजेंट करती हैं। तो ये भैया सेल डायग्राम है, ये सेल डायग्राम है। देखिए आपको ओवरऑल पीडीएफ्स के साथ आपको सभी कंटेंट वीडियो क्रमबद्ध है पाने के लिए आप हमारे कोचिंग के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और अपनी क्लास को चुन करके अपना मोबाइल नंबर इंटर करके क्लास को चुन करके आप कोर्स को फ्री, इस समय हमने उसको फ्री ही लॉन्च किया है, आप उसको फ्री में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका आनंद ले सकते हैं। तो सेल डायग्राम, इसको आप सेल डायग्राम कहते हैं। तो ये आपका जो Zn है, Zn से आपका बनेगा Zn डबल पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव बन रहा है, ये इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी तरह ये आपका जो Cu डबल पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा जी, रिडक्शन हो जाएगी, ये प्रोसेस रिडक्शन हो जाएगी। आप अगर पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त करना चाहते तो इसको जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इक्वल टू बन जाएगा भैया Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu, इतना बन जाएगा। और यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा, तो n बराबर आपका 2 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। अब आप इसके लिए Q निकाल सकते हो, तो Q बराबर आपका आ जाएगा Zn डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन और Cu कंसंट्रेशन अपॉन यह जाएगा Zn कंसंट्रेशन और Cu डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब देखिए शुद्ध अवस्था में यानी ठोस अवस्था में जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है। तो भैया Cu कंसंट्रेशन बराबर Zn कंसंट्रेशन बराबर आप 1 मान लेंगे, एकांक मान लेंगे। तो भैया Q बराबर कितना बचेगा, Q बराबर बचेगा Zn डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन Cu डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इतना बचेगा Q बराबर। अब Q बराबर आ चुका है, तो अब आप जो है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 Q, इस जनरल फॉर्म में Q की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी सेल के लिए, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए ईएमएफ का सूत्र लिख सकते हो, ईएमएफ का सूत्र निकाल सकते हो। इस तरह से बड़े आसानी से आप अभिक्रिया भागफल निकाल सकते हो, Q निकाल सकते हो, और जैसे ही अभिक्रिया भागफल निकल आए आप जनरल फॉर्म लगा देंगे, नष्ट इक्वेशन की संबंध आ जाएगा। 25 डिग्री C पर आप ये फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, सामान्यता पर। चलिए अब हम जानते हैं सेल के लिए साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी में समझ लेते हैं। इसी से आपको बड़े आसानी से आगे समझ आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी से समझ जाएंगे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक। तो देखिए जो आपका गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल को आप शॉर्ट सर्किटेड करके छोड़ देते हैं, लघु पथित कर दिया जाए। तो उसको जब शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, लघु पथित कर दिया जाए, मतलब कि एक छोटा सा तार जोड़ दिया जाए,
बाहरी परिपथ जोड़ दिया जाए तो सेल जब कार्य करेगा तो सेल इलेक्ट्रॉनों को बाहरी परिपथ में प्रेषित करेगा। बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिससे सेल द्वारा विद्युत कार्य होगा और जब सेल का सेल विभव 0 हो जाएगा तो उस अवस्था में बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो सेल में सेल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल हो जाती है यानी कि जब भैया ई सेल 0 हो जाए तो जब सेल को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है, लघुपथित कर दिया जाता है, तो जब सेल विभव 0 हो जाता है तो जो सेल की जो सेल अभिक्रिया है वो रिवर्सिबल हो जाती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। यही सेल अभिक्रिया मानी थी अभी आपने, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी। जब ये रिवर्सिबल हो जाएगी तो ये Q जो होगा अभिक्रिया भागफल वो साम्य स्थिरांक Kc के बराबर हो जाएगा और साम्य स्थिरांक Kc बराबर हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन C पावर C, कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन A पावर A इंटू कंसंट्रेशन B पावर B। अब आप जो है नरनेस्ट इक्वेशन फिर से लगाएंगे। ई सेल बराबर होता है भैया ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 Q होता है बेटा जी अभिक्रिया भागफल। अब आपको ई सेल कितना रखना है, 0 रखना है, क्योंकि आपने सेल को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया था। शॉर्ट सर्किटेड कर दिया था। जब सेल को आप शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं तो सेल डिस्चार्ज हो जाती है, सेल का सेल विभव 0 हो जाता है। तो ये सेल विभव 0 रख दीजिए भाई। जब ये सेल विभव 0 रख देंगे तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब आप जो है log 10 Q के स्थान पर Kc लिख सकते हैं बेटा जी। Q के स्थान पर Kc, Q बराबर Kc हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और ये हो जाएगा log 10 Kc। ठीक है, ये Kc का सूत्र आ गया है। आप थोड़ा बहुत और इसको सॉल्व कर सकते हैं पक्षांतर वगैरह करा के। ठीक है, तो ये आपका 2.303 RT और log 10 Kc। इससे आप Kc निकाल सकते हो और ये आप इसे बटे में भेज सकते हैं। NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT बराबर आपका बच्चा log 10 Kc। यहाँ पर एंटी लॉग का यूज करना पड़ता है, जब हम साम्य स्थिरांक निकालते हैं तभी सॉल्व होता है ये। तो आपने अभी जान लिया था ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF और log 10 Kc आ गया था। अब आप T बराबर 25 डिग्री C पर, 25 डिग्री C का मतलब है 298.15 केल्विन ताप पर, इतने ताप पर आपको जो है स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी लग जाएगी। तो भाई हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591, ये आता है सॉल्व करने पर 591। इसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जिससे आपका सॉल्यूशन बच जाएगा अपॉन n log 10 Kc। इससे आप जो है जब आप टेम्परेचर ना दिया हो तब आप इस फॉर्म को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 बराबर आपका log 10 Kc। तो बड़ी आसानी से आप सेल के लिए बड़े ही आसानी से आप EMF यानी कि सेल विभव निकाल सकते हैं और उस सेल के विभव को 0 करके सेल को शॉर्ट सर्किटेड करके आप आसानी से साम्य स्थिरांक का सूत्र लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन्हीं से आप इनके आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, सेल द्वारा विद्युत कार्य।
तो देखिए जब भी हम गैल्वेनी सेल, जैसा कि हमने बताया गैल्वेनी सेल से हम विद्युत प्राप्त करते हैं और विद्युत अपघटनी सेल को हम विद्युत देते हैं। तो जब हम गैल्वेनी सेल से विद्युत प्राप्त करते हैं तो उस समय सेल द्वारा कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम विद्युत कार्य कहते हैं। अब सेल द्वारा कार्य कैसे किया जाता है? सेल इलेक्ट्रॉन को बाहरी परिपथ में प्रेषित करता है, भेजता है और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है या सेल से हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो जब सेल में सेल अभिक्रिया होती है तो उस दौरान सेल बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रेषित करता है। इस प्रकार से सेल कार्य करता है जिसे सेल का विद्युत कार्य कहते हैं। और जब सेल का ये विद्युत कार्य होता है तो उसकी मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी, परिवर्तन होगा, जिससे आप गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो गैल्वेनी सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसकी गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो आइए इसी का एक और हम कॉन्सेप्ट सिद्ध कर लेते हैं। तो यही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब एक गैल्वेनी सेल कार्य करता है तो उसकी गिब्ज मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो भैया सेल द्वारा कितना कार्य होता है? तो देखिए आपने अभी अभी माना था कि गैल्वेनी सेल में सेल अभिक्रिया होती है और उस सेल अभिक्रिया में n मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ऐसा माना था आपने। हाँ भाई, तो ये आपने माना कि सेल में इस तरह की सेल अभिक्रिया होती है, Cc प्लस Dd, इस तरह की सेल अभिक्रिया होती है सेल में। कौन से सेल में? गैल्वेनी सेल की बात कर रहे हैं, वोल्टीय सेल की बात कर रहे हैं भाई, वोल्टीय सेल जिससे आप विद्युत प्राप्त कर रहे हो। तो इस सेल में ये सेल अभिक्रिया होती है और n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बाहरी परिपथ में होता है, राइट। तो इस दौरान सेल द्वारा कार्य किया जाएगा विद्युत कार्य। तो कितना किया जाएगा कार्य, इसको कैसे आप निकालेंगे? तो देखिए आप जानते हैं चूंकि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जानते हैं आप, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है बेटा जी 1 फैराडे, ये भली भांति जानते हैं। इसलिए n मोल कई बार बताया है हमने आपको, n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो भैया n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? n फैराडे हो जाएगा। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे है तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश n फैराडे हो जाएगा। तो सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य, सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य बराबर आवेश गुणा सेल विभव, आवेश गुणा विभव, ये भी कार्य का सूत्र होता है। तो आवेश तो है भैया n फैराडे और विभव यानी सेल का विभव, सेल विभव, ई सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य W वैद्युत। तो वैद्युत कार्य बराबर हो जाएगा आवेश NF गुणा सेल विभव ई सेल, और निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो यहाँ पर सेल निकाय है, गैल्वेनी सेल निकाय है जो कि कार्य कर रहा है। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, इसलिए आप अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे और यही गिब्ज मुक्त ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब कि आप लिख सकते हैं गिब्ज मुक्त ऊर्जा गिब्ज मुक्त ऊर्जा गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर आप लिख सकते हैं W वैद्युत कार्य के बराबर होती है। गिब्ज मुक्त ऊर्जा विद्युत कार्य के बराबर होती है। तो विद्युत कार्य बराबर आप इतना निकाले हो तो भैया डेल्टा जी बराबर आ जाएगा -NF और E
सेल। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ और ई सेल मानक अवस्थाओं पर यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर डेल्टा जी नॉट बराबर लिख सकते हैं माइनस एन एफ और ई नॉट सेल। ये आप मानक अवस्थाओं पर लिख सकते हैं। तो ये गैल्वेनी सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल विभव के बीच संबंध हो गया। तो इस तरह से आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ सकते हैं कि जब सेल कार्य करता है तो सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत कार्य होता है, जो सेल के आवेश और विभव के गुणनफल से आप निकाल सकते हो, और वही विद्युत कार्य उसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है, उसमें मुक्त ऊर्जा कमी को व्यक्त करता है। तो मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है वो सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। दोनों को बराबर कर दिया। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर सूत्र आ गया माइनस एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी नॉट बराबर लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब आप केसी भी जान चुके हो, डेल्टा जी जान चुके हैं, डेल्टा जी नॉट जान सके। इन दोनों को आप आपस में इनका रिलेशन भी निकाल सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फेजिबिलिटी की यानी संभाव्यता की। संभाव्यता यानी फेजिबिलिटी क्या है, संभाव्यता क्या है, मतलब सेल अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये हम पता करते हैं डेल्टा जी के मान से। तो अगर देखिए बेटा जी डेल्टा जी का मान नेगेटिव आता है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब आएगा, जब आपका ई सेल आपका जब प्लस का होगा। तो अगर ई सेल प्लस का है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और जब वही सेल अभिक्रिया संभाव्य होती है जिसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो सेल विभव जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, और उस स्थिति में अभिक्रिया संभाव्य होगी और स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः परिवर्तित होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, संभाव्य होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा केस, अगर भैया ई सेल आपका नेगेटिव है या ई नॉट सेल नेगेटिव है तो क्या होगा, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्रिया संभाव्य नहीं होगी का मतलब अभिक्रिया असंभव, इम्पॉसिबल, सेल में सेल अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा केस आपका आता है कि अगर आपका ई सेल जीरो आ जाए, ई सेल जीरो हो जाए तो आपका डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा। इस केस में केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब यहाँ पर साम्य अवस्था होगी, अभिक्रिया साम्य अवस्था में रन करेगी, यानी कि ए बी बी ये आपकी रिवर्सिबल साम्य अवस्था में अभिक्रिया सेल अभिक्रिया रन करेगी, और यहाँ पर जो अभिक्रिया भागफल होगा वो केसी के बराबर हो जाएगा। अभिक्रिया भागफल वो केसी के बराबर हो जाएगा, इससे पहले आप पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से आप सेल अभिक्रिया के होने और ना होने की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेल विभव के चिन्ह से और डेल्टा जी के चिन्ह से। तो वही सेल अभिक्रिया संभाव्य होती है जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और अगर डेल्टा जी शून्य है तो सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, और अगर डेल्टा जी प्लस का है तो सेल अभिक्रिया संभाव्य नहीं होगी। तो इस तरह से आपने इसमें जाना नष्ट समीकरण की सहायता से सेल के लिए ईएमएफ, सेल के लिए साम्य स्थिरांक, गिब्स मुक्त ऊर्जा और आखिर सेल अभिक्रिया की संभाव्यता यानी फेजिबिलिटी के ये तीन केस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। तो भैया हल्का सा दिमाग यहाँ पर लगाते हैं आप ई सेल के चिन्ह पर, ई नॉट सेल के चिन्ह पर, जिससे आपको डेल्टा जी का चिन्ह या डेल्टा जी नॉट का चिन्ह पता चल जाता है।
और उस जरिए आप उसकी फैजिबिलिटी बता सकते हो, क्रिया के संभव और असंभव की जानकारी आपको मिल जाती है और आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो अगर आज की ये हमारी क्लास आपको बेहद अच्छी या शानदार लगी है तो इसको लाइक करिए और इसमें कमेंट लिख के बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। साथ ही अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।